नमस्कार, स्वतंत्र सर्च न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सक्सेना और आज हमारे साथ में मौजूद हैं कृषि अधिकारी बीके सचान साहब। मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी है और उन्होंने सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि सूक्ष्म जीवाणुओं की किस तरीके की भूमिका इस प्रकृति में महत्वपूर्ण योगदान अपना दे सकती है। सीधे बात करते हैं उनसे और सर से जानने का प्रयास करते हैं कि सर किस तरीके से ये सूक्ष्म जीवाणु हमारे लिए महत्वपूर्ण है, प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण है, कृषि के लिए महत्वपूर्ण है और पूरी मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए कि एक स्थूल जगत है जो हमको नंगी आँखों से दिखाई देता है और एक सूक्ष्म जगत है जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। हाँ, तो चाहे मानव का जीवन हो और चाहे कृषि हो, दोनों पर सूक्ष्म जीवाणु जो हैं, जो सूक्ष्म जगत की माया है, वो स्थूल जगत की माया से बहुत 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 अधिक बलशाली है। खाने के लिए तो मैं रोटी खाता हूँ, देखने के लिए मैं सूरज, धरती, आकाश और पेड़ पौधे देखता हूँ, लेकिन इन सब के पीछे जो छुपा हुआ रहस्य है वो सूक्ष्म जगत का है। हमारे इस वायुमंडल में नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव विचरण करते हैं। इनमें लाभदायक बहुत ज़्यादा हैं, हानिकारक बहुत कम हैं। इसी प्रकार जल में, धरती में, हमारे शरीर में, यानी कि पृथ्वी का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ इन सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति ना हो। और प्राकृतिक तरीके से इनका एक इतना अच्छा बैलेंस है कि इसमें बेनिफिशियल यानी मनुष्य को और मनुष्य की लाइफ को जो प्रोटेक्शन देने वाले हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। हार्मफुल जो जीवाणु हैं उनकी संख्या बहुत कम है। अगर मैं इस सूक्ष्म जगत की माया के बारे में थोड़ा सा भी संवेदनशील बन जाऊं तो ना मुझे कभी डॉक्टर के पास जाना है, ना मुझे फसल उत्पादन में किसी केमिकल का प्रयोग करना है, ना पानी को ठीक करने के लिए आरओ की ज़रूरत है। यानी कि प्रकृति स्वयं अपना संतुलन करती रहती है। लेकिन हुआ क्या, ये जो प्रोफेशनल का युग है, अर्थशास्त्र का युग है, इसमें जो देखिए भाई, जो व्यक्ति इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, केमिस्ट बन गया, कुछ भी पढ़ गया, तो वो चाहता है उसकी पढ़ाई लिखाई का लाभ क्या है कि कुछ धनार्जन हो। तो वो अपना धंधा चलाने के लिए मतलब जो है लोगों को गुमराह करता है कि जैसे मनुष्य को मान लो खांसी आई तो कहता है कि इसके लिए एंटीबायोटिक खाइए, जुकाम हुआ तो ये खाइए, बुखार हुआ तो ये खाइए। जबकि प्रकृति में स्वयं ऐसी व्यवस्था है कि बुखार होगा ही नहीं अगर आप प्रकृति के भरोसे रहते हैं। और मैं आपको एक सरल बात बता दूं कि मैंने तो जंगलों का बहुत विचरण किया है। मैं बहुत जंगल में घूमने का शौकीन हूँ। अच्छा। तो यहाँ गांव में और किसानों के फील्ड में भी रहता हूँ और जंगलों में भी जैसे जाता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ किसान ने कोई फसल बोई है, फसल में रोग लग गया, उसमें कीड़ा लग गया, उसमें खरपतवार लग गए, उसमें पानी देना है, फसल को बढ़वार के लिए उसको यूरिया देना है, डीएपी देना है। यानी कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने कहा कि संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करिए, जब बीमारी लग जाए तो ये फंजीसाइड डालिए, जब कीड़ा लग जाए तो इंसेक्टिसाइड डालिए, लेबर मिलती नहीं तो खरपतवार को मारने के लिए वीडीसाइड डालिए। मैं जब जंगल जाता हूँ तो जंगल में क्या देखता हूँ कि नाना प्रकार की वनस्पतियाँ, ना उनको कोई पानी देता है, ना उनको कोई रासायनिक उर्वरक देता है, ना कोई फफूंदनाशक दवा डालता है, ना कोई इंसेक्टिसाइड डालता है, और सारी वनस्पतियाँ मुस्कुरा रही हैं। अगर वहाँ का आप किसी वनस्पति का मान लो बेर का पेड़ है, बेर खाएं, आम का पेड़ है, आम खाएं, तो मैं बताता हूँ कि जंगल का जो टेस्ट है वो किसान के द्वारा उगाए गए फल में वो टेस्ट तो नहीं है। नंबर एक। तो एक रहीमदास जी का दोहा है, रहीमन बिरवा खेत में सींचे ते कुमलाए और रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरियाए। यानी कि जंगल में कुछ ऐसी माया है कि जिसकी बदौलत पेड़ों को न पानी चाहिए, न खाद चाहिए, न कोई दवा चाहिए।
जबकि किसान के खेत में जब हम आते हैं तो उसको दवाएं चाहिए, उर्वरक चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो जो विषय आपका है सूक्ष्म जीवाणुओं की क्या मानव जीवन में, खेती में क्या योगदान है। 1985 में मैंने BSc AG कृषि स्नातक की डिग्री ली। उस समय मुझे बायो फर्टिलाइज़र में एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पढ़ाया जाता था कि अगर उस राइजोबियम बैक्टीरिया को खेत में डालते हैं तो दलहनी फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। जब मैं एजुकेशन पास कर लिया, नौकरी में आया, तो एक PSB और एक एजेटोबैक्टर, 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव वैज्ञानिकों ने और खोजे। अब इस समय कम से कम 20-22 सूक्ष्म जीवाणु हैं, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, सुडोमोनास और ये और वो, बिवेरिया, माइकोराइजा। यानी कि कृषि वैज्ञानिक भी सूक्ष्म जीवों की महत्ता को समझते हैं। लेकिन 1985 में केवल राइजोबियम को जानते थे, तब राइजोबियम की बात करते हैं। फिर 1994 में राइजोबियम, PSB, एजेटोबैक्टर को समझ पाए तो 3 की बात करने लगे। आज ये 20-22 हो गए तो 20-22 की बात करते हैं। मेरा प्रश्न केवल इतना है, अगर आप बुजुर्गों की बात सुने और प्राचीन ग्रंथों की बात सुने तो मैंने पढ़ा है कि परमात्मा ने या इस प्रकृति ने इस धरती पर 84 लाख योनियों की रचना के बाद मनुष्य योनि की रचना की थी। जो हमारा साइंस है, बॉटनी के लोग और जूलॉजी के लोग, उन्होंने अब तक 1,35,000 प्रकार के वनस्पतियाँ और जीव जंतु खोज पाए हैं। यानी कि हमारा ग्रंथ और हमारे पूर्वज 84 लाख योनियों की बात करते हैं, और लेकिन मेरे जो अभी तक साइंटिस्ट हैं वो 1,35,000 को आइडेंटिफाइड करके और उनको लिपिबद्ध कर पाए। मतलब ये हुआ कि अभी 82 लाख के आसपास प्रजातियां अभी अदृश्य हैं जो मनुष्य समझ नहीं पाया। और ये पता नहीं 200 साल, 2000 साल, 5000 साल बाद कब समझेगा। और जिन चीज़ों को आइडेंटिफाइड किया है, मैं मोटी मोटी चीज़ बताता हूँ। डायनासोर तो बहुत विशालकाय जीव था, मर गया। शेर विलुप्त होने की कगार पर है। चीता, केंचुआ खत्म हो गया, मधुमक्खी, तितली, नाना प्रकार की चिड़ियाँ। तो 1,35,000 में जो खोजा था उनमें बहुत सारे विलुप्त हो गए। तो मैं ये कहता हूँ कि जामन, जो दूध जमाया जाता ना, दही, जामन के बिना दही नहीं जमेगा, और खमीर के बिना जलेबी नहीं खा सकते, और गुड़ से सिरका बनाना है तो बैक्टीरिया चाहिए। ठीक है ना? बहुत बड़ी बात है। हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है, लोग कहते हैं ना कि अगर जिनका इम्यून सही होगा उनको बीमारी नहीं लगेगी। इम्यून क्या है? हमारे शरीर के अंदर, मुझे तो पता नहीं है, बट 100, 200, 300, 1000 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर में भी हैं। अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस शरीर में हैं, सूक्ष्म जगत की माया इस शरीर के अंदर जिंदा है, तो ना मुझे जुखाम होगा, ना बुखार होगा, ना कैंसर होगा, ना TB होगा, ना कुछ बीमारी होगी ही नहीं। लेकिन है क्या कि जब इस शरीर के वो बैक्टीरिया मर जाएंगे। मर कैसे जाएंगे? जब मैं प्रकृति से दूर हट जाऊंगा, आधुनिक जीवन शैली में ढल जाऊंगा, AC में सोने लगूंगा, आसमान में, खुले आसमान में नहीं रहूंगा, बरसात में नहीं भीगूंगा, धूप में नहीं तचूंगा, एंटीबायोटिक खाऊंगा, तो मेरे शरीर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार प्रकृति का हम उपयोग नहीं करेंगे, यही ठीक बात है। प्रकृति के साथ मिल करके जीवन जीना। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि गांव में जो किसान भैंस, गाय, बकरी पालता है तो खूंटे में बांधता है, वो बीमार होती है, उसके लिए वेटनरी डॉक्टर आता है। जंगल में कोई पशु बीमार नहीं होता, जब उसकी मृत्यु आती तो मर जाता। इसी प्रकार शहर में बीमारियां ज़्यादा हैं, गांव में बीमारियां कम हैं, और रिमोट जो आदिवासी लोग हैं वहाँ बीमारियां हैं ही नहीं। कारण क्या है? जो व्यक्ति, जो जीव प्रकृति के साथ पैरेलल जीवन जिएगा, परस्परता में जीना सीख लेगा, उसको बीमारियां कम लगेंगी। कारण कि वहाँ पर सूक्ष्म जीवों की माया बहुत विकराल है। तो जो आप सूक्ष्म जीवों की कृषि में बात करते हैं, जैसे उर्द, मूंग, कोई फसल बोता है किसान, उसमें कोई
कहता है साहब हमारे फसल में वो मोजैक लग गया। मोजैक क्यों लग गया? मोजैक सॉइल बोर्न डिजीज़ है, एयर बोर्न डिजीज़ है, सॉइल बोर्न डिजीज़ है। या तो वो मोजैक का जो वायरस है वो मिट्टी से आया है या बीज से आया है, एयर से आया है। लेकिन अगर उस क्लाइमेट में हमारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते तो उस वायरस को वहीं कंट्रोल कर देते। लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया। अब ख़त्म ऐसे कर दिया कि बिजनेस है ना एक, कि लोगों ने कहा कि मोजैक आ गया तो ये फंजीसाइड डालो, ये इंसेक्टिसाइड डालो, ये वीडीसाइड डालो, यानी रसायन डालो, हमारी दुकान चले। तो रसायन के डाल, आपको मोटी सी चीज़ बताएं, हमारे कृषि वैज्ञानिक, हमारे कृषि विभाग के लोग और किसान सभी लोग कहते हैं केंचुआ हमारा मित्र है, कहते हैं ना। और केंचुआ साहब सुरंगें बनाता है, ज़मीन को मुलायम करता है, वो प्राकृतिक हलवा है, वो ह्यूमस बनाता है। और वहीं दीमक है जो हानिकारक नहीं है, लेकिन लोगों के दिमाग में लोगों ने भर दिया, वैज्ञानिकों ने, कि ये हाँ कि ये दीमक नुकसान करती है। अब मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि मान लिया थोड़ी देर के लिए दीमक नुकसानदायक है, मान लेता हूँ, चलिए, लेकिन दीमक और केंचुआ दोनों पैरेलल साथ साथ खेत में तो हैं। हाँ। केंचुआ के आप बताते हैं, केंचुआ के इतने सारे लाभ हैं और दीमक का एक नुकसान बताते हैं। अब दीमक को नष्ट करने के लिए जब हम ज़मीन में क्लोरोपाइरीफास नाम की दवा डालते हैं तो केंचुआ नहीं मरेगा, केंचुआ मरेगा। केंचुआ तो दिखने वाली चीज़ है, लंबा सा है, मर जाता है। और उस ज़मीन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जगत की माया का है, राइजोबियम, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, ट्राइकोडर्मा, ब्यूबेरिया, माइकोराइजा, ये भी तो ज़मीन में है। तो जब हम क्लोरोपाइरीफास डालेंगे तो दीमक भी मरेगी, केंचुआ भी मरेगा और नाना प्रकार के छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मरेंगे। तो अब खेती कैसे समृद्ध हो, किसान कैसे जो है संभले। तो हम जब सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में तुले हैं तो किसान को कैसे लाभ होगा, खेती को कैसे लाभ होगा? एक बहुत बड़ी चुनौती है। किसानों के लिए क्या संदेश है? किसानों के लिए एक ही संदेश है कि जैसे मैं नौकरी करता हूँ, मेरे 10 लाख रुपया बैंक में है और बैंक मान लीजिए कि 6% का इंटरेस्ट देती है, तो हमारा मूलधन, हमको जो 60,000 बैंक इंटरेस्ट देती है उसका मूलधन क्या है? 10 लाख रुपए। किसान का मूलधन क्या है? उसकी 10 बीघा ज़मीन, 10 बीघा ज़मीन, उसकी फर्टिलिटी, ये उसका मूलधन है। और वो मूलधन जो 10 बीघा ज़मीन है वो आपको 50 कुंटल अनाज देने के, 50 कुंटल अनाज उस ब्याज के रूप में देती है। तो आप 50 कुंटल लीजिए ना, अगर आपको 70 कुंटल चाहिए तो ज़मीन की वैल्यू बढ़ाइए, यानी ज़मीन का जो मूलधन है उसको बढ़ाइए, उसको और फर्टाइल करिए तो 70 कुंटल देगी। तो हमने मूलधन को नहीं बढ़ाया, हमने बाई फोर्स, ज़बरदस्ती यूरिया डाल करके, डीएपी डाल करके, इंसेक्टिसाइड डाल करके, फंजीसाइड डाल करके मैंने 70 कुंटल लिया। तो हुआ क्या? 20 कुंटल जो ज़्यादा मिला वो हमारी ज़मीन का मूलधन था, तो मूलधन की जो वैल्यू थी वो कम हो गई। जैसे मैं 60,000 रुपया अगर हमको इंटरेस्ट मिलता है तो 60,000 रुपया सालिना अगर निकालते रहेंगे 10 लाख रुपया मेरा बैंक में सेव रहेगा। अब अगर मैं बैंक मैनेजर से कहूँ मुझे इस साल जो 1 लाख रुपया निकाल दीजिए, तो मूलधन मेरा कितना बचा है? 9,40,000 बचा है ना। तो किसान लालच में आकर के अपने मूलधन को कम कर रहा है, इसीलिए बताया ना जो ज़मीन फर्टाइल होनी चाहिए वो अनफर्टाइल हो गई। नहीं, क्या लगता है कि किसान अपने बच्चों को आधुनिकीकरण की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है इस दौरान? देखिए, किसान को मैं एक चीज़ जानता हूँ, किसान तो हम किसान को ऐसे मान लें अगर वो बीए भी है, एमए भी है तो अनपढ़ है, लेकिन किसान के जो सलाहकार हैं, जो नीतियाँ हैं, जो किसान को गाइड करती हैं, वो तो पढ़ी लिखी हैं ना। तो नीतियाँ किसान को ये समझाएं कि खेती आप धरती पर करेंगे, फसलों की सिंचाई जलाशयों से या ग्राउंड वाटर से करेंगे, और फसलों की सुरक्षा तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, चिड़ियाँ करती हैं, ठीक है ना। तो तितलियाँ बची रहें, मधुमक्खियाँ बची रहें, केंचुआ बचा रहे, चिड़ियाँ बची रहें, ज़मीन उर्वर बनी रहे, इसके लिए रसायनों का प्रयोग कम से कम करें। एंटीबायोटिक खिलाने वाले सर, तितलियाँ कहाँ दिखाई दे रही हैं आज? हाँ, तो नहीं दिखाई, कहाँ मधुमक्खियाँ दिखाई दे रही हैं आज? आप सुनिए,
अभी तो कुछ दिख भी जाती हैं। अगर यही दौर चलता रहा ना तो मैं आपको बता दूं कि अब मानव सभ्यता का चिराग बुझने वाला है। अब मनुष्य की लाइफ बहुत अच्छी नहीं है। आप देखिएगा, जैसे आज कोरोना का संकट है, कोरोना से 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख लोग ही मरेंगे ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर ज़मीन का पानी सूख गया तो 130 करोड़ लोगों को मरना ही मरना पड़ेगा। या आलू में, टमाटर में, भिंडी में, खीरा में, लौकी में, तरोई में आप इतना ज़्यादा रसायन डाल देंगे या तो वो खा के मरेंगे। तो मैंने आपको पहले उसमें क्या बताया कि हम तो चंद नोटों के लालच में निकले हैं, प्रकृति के वैभव को भूल चुके हैं। स्थूल जगत की माया मुझे दिखती है, सूक्ष्म जगत की माया नहीं दिखती। जब मैं स्थूल जगत यानी धरती दिखती है, धरती की उर्वरता को ठीक नहीं रख सकता हूँ, जलाशय को नहीं बचा के रख पा रहा हूँ, पेड़ को नहीं बचा के रख पा रहा हूँ, चिड़िया, तितली, मधुमक्खी, केंचुआ सबको मारे डाल रहा हूँ, मैं कितने दिन बचूँगा? परमात्मा पागल था क्या जिसने 84 लाख योनियों की रचना के बाद मानुष्य योनि की रचना की? बात समझना, हमारा जीवन 84 लाख योनियों के बदौलत चलता है। और मैं इतना होशियार हो गया, इतना पढ़ा लिखा हो गया कि उन्हीं को नष्ट करने लगा। तो ये तो वही बात है ना, जो जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। तो मैं किसानों को एक ही चीज़ कहता हूँ कि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी को अगर जीव जगत की इकाइयों को बचाना है तो केमिकल का प्रयोग कम करिए। मैं ये कहता हूँ, मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए प्रोडक्शन कम हो जाएगा, मान लेता हूँ। वैसे तो मैं ये कहता हूँ कुछ समय के लिए, मैं ये कहता हूँ प्रोडक्शन कम होगा ही नहीं, लेकिन मान लीजिए कम हो जाएगा, 2 रोटी कम खा के जी लेंगे। लेकिन आने वाली पीढ़ी, देखिए मनुष्य का जो धर्म है, हमारा जो कर्तव्य है, जो हमारा धर्म है ना, धर्म क्या सिखाता है? कर्तव्य और अधिकार के बीच का जो सामंजस्य है वो धर्म है। हम सबको अधिकार मालूम है, हमें ज़मीन इतना देना चाहिए, ज़मीन को हमको इतना 70 कुंटल देना चाहिए, ये मेरा अधिकार है। ज़मीन के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है? प्रकृति मुझे पानी दे, बरसात समय से बारिश आए मुझे वर्षा दे, लेकिन वर्षा को प्रॉपर बनाए रखने के लिए मेरा कर्तव्य क्या है? तो कर्तव्य भूलता जा रहा आदमी। प्रकृति के प्रति क्या कर्तव्य है, मानव के प्रति क्या कर्तव्य है, नाना प्रकार के जीव जंतुओं के प्रति मनुष्य का क्या कर्तव्य है। तो मनुष्य जो है कर्तव्य भूल गया, केवल अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। 2.5% जमीन इस पूरे विश्व के हिस्से में आती है, नहीं, भारत की नहीं, हमारे देश में संपूर्ण विश्व की 2.4% जमीन है और 17% से ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो हमें चिंता और ज़्यादा करनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, मैं एक चीज़ स्पष्ट कहता हूँ कि हमारे देश के नीति निर्माताओं को कभी फ्रांस, अफ्रीका, जापान को देख करके नीतियाँ नहीं बनानी चाहिए। वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं। जहाँ 22 करोड़ जनसंख्या है और 44 लाख हेक्टेयर ज़मीन है। मेरे यहाँ तो केवल 14 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन है, ठीक है ना? बिल्कुल। और 135 करोड़ पॉपुलेशन है। तो मुझे तो बायोडाइवर्सिटी पर, सूक्ष्म जीवाणुओं पर, तितली पर, केंचुआ पर, दीमक पर, यानी जीव जगत की जितनी भी इकाइयाँ उनके प्रति ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए। और मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, 2 चीज़ें हैं। या तो आप ये कहिए दाने दाने पर नहीं लिखा है खाने वाले का नाम, आप मारिए, सबको मार डालिए। लेकिन अगर ये कहते हो दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो चिड़िया को खाने दीजिए, दीमक को खाने दीजिए, मधुमक्खी को मधुरस पीने दीजिए, ठीक है ना भाई? परमात्मा ने जो इकाइयाँ बनाई वो कहाँ खाना खाने, वो चंद्रमा में तो नहीं खाना खाने। प्रकृति का संतुलन तभी बना रहे। बिल्कुल, ठीक बात है। और सर, कोई अंतिम संदेश सचान साहब से? वाकई मैं कह सकता हूं कि किसानों के लिए और इस देश के लिए बहुत आधुनिक जो ज्ञान है आज का, वो आपको मिल रहा है। और मैं अंतिम संदेश लेना चाहूँगा सर, अंतिम संदेश किसानों के लिए, और कम शब्दों में उन लोगों के लिए सिर्फ एक ऐसा
संदेश जो उनको चुभे, उनको प्रेरित करे आगे बढ़ने के लिए। ठीक बात। देखो, मैं अंतिम संदेश के रूप में यही कहूँगा कि विज्ञान से जो दर्शन शास्त्र है वो बहुत बड़ा है, तो विज्ञान के भरोसे हर चीज़ को विज्ञान के भरोसे नहीं छोड़ना। दर्शन शास्त्र मतलब है जीवन जीने की कला, और कैसी कला? इस प्रकृति के समस्त जीव जगत के साथ मिलकर के परस्परता में जीने की कला। हम किसी से क्यों एलर्जी करें? अगर मैं उस परमात्मा को मानता हूँ, मान लो जैसे मैं पूजा करता हूँ कि ईश्वर शक्तिमान है, ईश्वर ही एक है, वही मेरा कल्याण करेगा, तो ईश्वर की बनाई हुई रचनाओं से आपको दिक्कत क्या है? मतलब ईश्वर, मेरा ईश्वर है तो गाय का ईश्वर है, बैल का ईश्वर है, केचुए का भी ईश्वर है, चिड़िया का भी ईश्वर है, दीमक का, तितली का, मधुमक्खी का सृजन करता है। तो अगर ईश्वर को मानते हैं तो उसकी व्यवस्था को भी मानना पड़ेगा, और ईश्वर की व्यवस्था के साथ सामंजस्य बिठा करके जीना पड़ेगा। हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर के माध्यम से आज स्वतंत्र सर्च न्यूज़ को मिली, और मैं दर्शकों को बता दूं कि हम लगातार सर के संपर्क में रहेंगे और लगातार किसानों को जागरूक करते रहेंगे। और उन्होंने जो बात कही है जीवाणुओं की, जो हमारे लिए भी कारगर हैं और खेती में भी कारगर हैं, उन दोनों ही परिस्थितियों में अगर आप समन्वय बना सकते हैं, तालमेल बना सकते हैं, तो आप अपनी प्रकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। बने रहिए स्वतंत्र सर्च न्यूज़ के साथ। कैमरा